हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने विद्युत धारिता होती क्या है, गोलीय चालक की धारिता, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। अब सेकंड जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, ये टॉपिक इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि कैपेसिटर या संधारित्र होता क्या है, हल्का सा इसके बारे में हम पता करते हैं कि ये होता क्या है। हालांकि संधारित्र पूरा चैप्टर संधारित्र पे आधारित है, यहाँ से आगे पूरा कैपेसिटर ही चलेगा पूरे में, बट इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि संधारित्र होता क्या है। समझने के लिए देखो, जो मोटर होती है ना, कोई भी किसी भी प्रकार की मोटर हो, जो मोटर वही होती है जो घूर्णन करती है। कोई भी मोटर जो घूर्णन करती है उसमें एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको हम कंडेंसर के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कंडेंसर। कंडेंसर कैपेसिटर का ही एक प्रचलित नाम है। मतलब इसको एक तरीके से सामान्य बोलचाल की भाषा में कंडेंसर को ही क्या कहते हैं, वो कैपेसिटर को ही क्या कहते हैं, कंडेंसर। एक्चुअल में वो कंडेंसर नहीं होता है, वो कैपेसिटर होता है। क्या होता है? कैपेसिटर। देखना कभी भी कैपेसिटर के ऊपर जरूर लिखा होगा 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, इस तरीके से लिखा होता है, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसकी धारिता कितनी है ये उस पर लिखा जाता है। 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड, जो भी है। जनरली जो पंखे की मोटर होती है यानी कि जो पंखा होता है उसमें 2 से 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा होता है। अच्छा, ये तो हो गई संधारित्र के बारे में, तो मैंने बता दिया संधारित्र होता क्या है। तो पंखे में इसकी क्या जरूरत है, पंखे में, कूलर में, जो भी मोटर होती है उसमें इसकी जरूरत क्या है। देखो, जब पंखा या कूलर घूमना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में जब वो घूमना प्रारंभ करेगा तो उसको ज्यादा बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है, ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? इसका कारण है, इसका कारण है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जब कोई चीज गति करना प्रारंभ करती है या जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है, जब प्रारंभ करने के मूड में आ जाती है, प्रारंभ गति शुरू हो जाती है, तुरंत उसी समय उसको अधिकतम बल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब वो गति करना शुरू करती है तो उस पर अधिकतम घर्षण लगता है, जिसे स्थैतिक या स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ये जो है अधिकतम घर्षण होता है। कैसा घर्षण होता है? अधिकतम। 11th क्लास में हमने पढ़ा था। तो जब वो गति करना शुरू करती है तो उसको ज़्यादा घर्षण उस पर लगता है, इसीलिए उसको चलने के लिए, उसको घूमना प्रारंभ करने के लिए ज़्यादा बल या ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इतनी ऊर्जा कम से कम 40 से 50 एम्पियर करंट ही इसको दे सकता है। 30, 40, 50, 30 से लेके 50 लिख देता हूँ। 30 से लेके 50 एम्पियर तक का करंट ही इतनी ऊर्जा दे सकता है। लेकिन पंखे वगैरह जितनी भी चीजें हैं सभी हमारे घरों में चलती हैं। घर में जो करंट आता है ना, घर में जो विद्युत धारा होती है, घर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस विद्युत धारा के अंदर 0 से 5 या लास्ट 10 एम्पियर तक का करंट होता है। उसमें हाईएस्ट करंट कितना होता है? 220 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे? 220 वोल्ट पर। अब ये वोल्ट और इसमें क्या रिलेशन है अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो इसी से रिलेटेड है पूरा, डीसी से। ठीक है, यहाँ पे समझो, जो विद्युत धारा है वो घर में आती है 0 से 5 या 10 एम्पियर, जबकि इसको कोई भी मोटर को गति कराना प्रारंभ करने के लिए, गति कराने के लिए नहीं, गति कराना प्रारंभ करने के लिए 30 से 50 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। मतलब 30 से 50 एम्पियर करंट में ही इतनी ऊर्जा होती है जो उसको गति करा सके। लेकिन हमारे घर में इतनी आती है। तो सोचो, अगर हम पंखे में करंट लगा भी दें या किसी भी मोटर में करंट लगा दें तो वो घूमेगा नहीं। क्यों नहीं घूमेगा? उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि उस करंट में उतनी एनर्जी है ही नहीं जो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा सके। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाती है। ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए इतना करंट चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमेशा इतना ही करंट चाहिए या सिर्फ गति प्रारंभ करने के लिए इतना करंट चाहिए? तो इसका जवाब है,
जब मोटर घूमना प्रारंभ करती है तभी स्थैतिक घर्षण लगता है, बाद में वो गतिक घर्षण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? गतिक घर्षण में। और गतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में 4-5 गुना कम हो जाता है। 4-5 गुना कम होगा तो इसका 4-5 गुना कम करोगे तो इतना ही आ जाएगा। मतलब यह है कि पंखे को घुमाने के लिए तो इतना ही करंट बहुत है, किसी भी मोटर को घुमाने के लिए करंट इतना ही बहुत है, परंतु उसको घूर्णन प्रारंभ कराने के लिए करंट चाहिए ज्यादा। अब ज्यादा करंट कहां से आएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जब करंट आएगा तो जैसे पूरी बिजली, घर की बिजली एक ही घर में दे देंगे, वो तो सब जगह देंगे, सब जगह बराबर करंट जाएगा। इसीलिए एक डिवाइस लगाया जाता है, एक युक्ति लगाई जाती है, उपकरण लगाया जाता है, और उस उपकरण का नाम है कंडेंसर। इसी को कैपेसिटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। एक्चुअल में ये मोटर को घूमने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करती है। मोटर को घूमने के लिए नहीं, मोटर को घूमना प्रारंभ करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र। अब तुमने देखा होगा कहां पे होता है पंखे में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी मोटर में, ऐसा होता है एक बेलनाकार, सफेद रंग का है, कोई भी रंग हो सकता है वैसे तो, इसका सफेद रंग का होता है, जिसमें से 2 तार निकले हुए रहते हैं और इसके ऊपर कुछ लिखा होता है, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। कैपेसिटर या फिर इसको कंडेंसर कहा जाता है। तो ये इसका काम है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर, भी इसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ये तो कैपेसिटर हो गया। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर जो होता है ना, इसकी आवश्यकता क्या है? एक आवश्यकता तो ये है, अच्छा ये कैसे उसको घुमा देता है? क्योंकि कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश को एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और जैसे ही पंखा घूमना शुरू करता है उस आवेश को एक साथ रिलीज कर देता है। तो वहां पे हाई करंट पहुंचता है, हाई करंट पहुंचेगा तो वो आसानी से घूमना प्रारंभ कर देगा। जब वो घूमना प्रारंभ कर देगा तो कैपेसिटर का काम खत्म, फिर डायरेक्ट जो करंट आ रहा है वो ही इसको घुमाता रहेगा इतने करंट के साथ। ठीक है, अब सुनो, ये चार्ज को एकत्रित कर लेता है पहले तो, फिर एक साथ उस चार्ज को रिलीज करता है। तो इसका काम क्या हुआ? आवेश को एकत्रित करना इसका काम है। तो भाई आवेश को एकत्रित तो संधारित्र क्या, किसी भी चालक नहीं कर सकते हैं। संधारित्र की क्या आवश्यकता है? यहाँ पे गोला रख दो, इसमें भी तो चार्ज को कलेक्ट किया जा सकता है, फिर इसमें आवेश को एकत्रित ना करके संधारित्र में क्यों करते हैं? तो इस चीज का जवाब हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब हम आते हैं संधारित्र की आवश्यकता पर, कि संधारित्र की एक्चुअल में आवश्यकता क्या होती है। तो हमारा संधारित्र से पहला हेडिंग होगा संधारित्र की आवश्यकता, कि संधारित्र की आवश्यकता क्या है। भाई संधारित्र क्या करता है? आवेश को इकट्ठा करता है। ये काम तो एक गोलीय चालक भी तो कर सकता है, फिर संधारित्र क्यों, गोलीय चालक क्यों नहीं? तो इस चीज पे हम बात करेंगे। पहले देखो, तो सबसे पहला हेडिंग लगा दो संधारित्र की आवश्यकता। देखो इसकी आवश्यकता क्या होती है कि जो संधारित्र है ना, गोलीय चालक जो होता है, गोलीय चालक की जो धारिता है वो बहुत ही कम होती है। गोलीय चालक की धारिता कैसी होती है? अत्यधिक कम या बहुत कम होती है। कैसे पता चला कम होती है? भाई पृथ्वी के समान आकार का गोलीय चालक बनाया हमने, फिर भी उसकी धारिता 1 फैराड नहीं हुई, 1 फैराड से भी करीब करीब 1500 गुना कम रह गई। ठीक है, कब? जब हमने पृथ्वी के बराबर बड़ा गोलीय चालक बनाया तो बहुत ही कम इनकी क्या होती है? धारिता। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। गोलीय चालकों की धारिता बहुत कम होती है तथा इनकी जो ऊर्जा है ना, इनकी ऊर्जा चारों ओर वितरित रहती है, चारों ओर वितरित रहती है। कैसे वितरित रहती है भाई? देखो ये कोई गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक को हमने आवेश दिया तो इसने कलेक्ट कर लिया आवेश को और इसकी सतह पे आ गया, या मान के चलो पूरे में फैल गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखो ये बल रेखाएं इसकी त्रिज्या पे से स्टार्ट होके कहां जाके रुकेंगी? अनंत पे। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा है ना सभी दिशाओं में वितरित करेगा ये। ठीक, लेकिन संधारित्र में ऐसा नहीं होता। ये जो इसमें कमियां हैं ना, उन्हीं कमियों को जब शुद्ध किया तो हमारे सामने बन के आया संधारित्र। इन कमियों को दूर करोगे तो ये कमी तभी दूर हो सकती है जब हम किसका निर्माण करें? संधारित्र का। तो इसमें हेडिंग डालो सबसे पहले गोलीय संधारित्र की आवश्यकता, और इसमें लिख देना गोलीय चालकों
की धारिता अत्यधिक कम होती है तथा इनकी ऊर्जा चारों ओर वितरित होती है। इसी कारण अधिक धारिता वाली युक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे संधारित्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया? संधारित्र। अब ये तो हो गई संधारित्र की इधर उधर की बातें। एक्चुअल में संधारित्र क्या है वो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने पढ़ा कि गोलीय चालक का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, संधारित्र क्यों जरूरी है, बट संधारित्र क्या है ये अब पढ़ेंगे। सुनो, एक चीज और मैं यहां पे बता देता हूं कि जैसे इसकी जो संधारित्र है, संधारित्र की आवश्यकता मोटर को घुमाना प्रारंभ करने के लिए भी होती है। तो चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हो, किसी मोटर को घूर्णन प्रारंभ कराने के लिए संधारित्र अति आवश्यक है। इसका और कोई काम, एक काम और बताता हूं। देखो, जो कैमरा होता है और कैमरे में होता है फ्लैश। कैमरे में क्या होता है? फ्लैश। जब कैमरे का फ्लैश जलता है एक साथ, तो उससे निकलने वाला जो प्रकाश है ना, उससे निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता है वो अत्यधिक होती है। उससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है? अत्यधिक। मतलब यह है कि कैमरे का जब फ्लैश जलता है तो आसानी से आंख बंद हो जाएगी, इतना तेजी से फ्लैश जलता है, बहुत ज्यादा तेजी से। लेकिन कैमरे के अंदर एक सिंपल सेल होता है, सिंपल बैटरी लगी होती है। उस बैटरी से इतना उजाला या उतना ज्यादा प्रकाश संभव ही नहीं है। यह संभव हो पाता है किसकी वजह से? यह संभव होता है संधारित्र की वजह से, कैपेसिटर की वजह से ये संभव होता है। कैसे भाई? देखो, कैपेसिटर क्या करता है, इस सेल से धीरे धीरे ऊर्जा को लेता रहता है और लेके इकट्ठा करता जाता है, आवेश को इकट्ठा करता जाता है। जैसे ही फ्लैश जलाना पड़ता है, जैसे ही हम फ्लैश बटन को दबाते हैं, तुरंत इस एनर्जी को फ्लैश को ट्रांसफर कर देता है। सीधा जितना भी आवेश इकट्ठा किया है, इस आवेश को फेंक देता है किसके पास? फ्लैश के पास। और फ्लैश पे बहुत ज्यादा आवेश एक साथ पहुंचता है, इसलिए वह बहुत तेजी से एक साथ जलता है। कैमरे के फ्लैश को लगातार नहीं जलाया जा सकता, ध्यान रखना। क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि आवेश संधारित्र के अंदर सेल से आवेश इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो जैसे मोबाइल की टॉर्च लगातार जली रहती है, लेकिन मोबाइल की टॉर्च में उतना ज्यादा प्रकाश नहीं होता है जितना कैमरे के फ्लैश में होता है। कैमरे के फ्लैश में मोबाइल की टॉर्च से तो काफी ज्यादा प्रकाश होता है, काफी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होती है उसमें, ठीक है। तो कैमरे के फ्लैश को लगातार नहीं जला सकते, लगातार जलाने के लिए बहुत ही पावरफुल बैटरी की आवश्यकता होगी, लेकिन उसमें इतनी बड़ी बैटरी होती नहीं है। ये चीजें थी। अब हम स्टार्ट करते हैं संधारित्र की। एक्चुअल में संधारित्र होता क्या है, इसके दो एग्जाम्पल भी अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो। ये तुमको बता ही दिया कि कहां पे इसका यूज होता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि कोई भी फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, तो हमको उसको पढ़ने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है। ये पता चलता है कि अच्छा ये चीज यहाँ काम में आएगी, इसलिए इसको पढ़ना हमें जरूरी है। और तुमको बता दूं, एक और इसके बहुत सारे यूज हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है। ये इसका मेन काम है। तो जो मेमोरी कार्ड होता है वो भी क्या है? कोई भी डाटा को स्टोर करने का काम आता है। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो भी डाटा को स्टोर करने का काम आती है। तो एक्चुअल में उसमें होता क्या है? उसमें होते हैं संधारित्र। और एक एक मेमोरी कार्ड या एक एक हार्ड डिस्क में लाखों संधारित्र हो सकते हैं, ठीक है। लाखों क्या, करोड़ों संधारित्र होते हैं। वो कुछ कुछ करके आवेश को इकट्ठा करते जाते हैं। वो डेटा जो है वो आवेश के रूप में इकट्ठा होता है, ठीक। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, और मेन टॉपिक है हमारा संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। ये होता है संधारित्र। क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अगर मैं एक आवेशित चालक यहां पे ले लूं, एक आवेशित चालक मैंने यहां पे ले लिया जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलो, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस आवेशित चालक के पास में एक और आवेशित चालक ले लूं, इस आवेशित चालक के पास में एक और आवेशित चालक ले लूं, शर्त यह है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे चार्ज माइनस क्यू। इसका क्षेत्रफल ए है तो इसका क्षेत्रफल भी ए। तो इस पे आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और इस पे माइनस सिग्मा, दोनों बराबर होंगे। तो देखो,
इस प्रकार जो दो चालकों के संयोजन से बनके तैयार हुआ है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र। तो संधारित्र की परिभाषा क्या आ गई, इसकी परिभाषा सुनो। परिभाषा इसकी ऐसे हम बना सकते हैं कि दो, ऐसे लिख दो, जब परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेशित चालक, और ब्रैकेट में लिख देना प्लेट। चालक जनरली किसके रूप में होते हैं, प्लेट के रूप में, और प्लेट नहीं हो तो भी ये संधारित्र ही है, बट सामान्यतः धारिता उसकी ही ज्यादा होगी जिसमें प्लेट लगाई जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों आगे बताऊंगा। जब परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेशित चालक प्लेट एक दूसरे के समीप बिना स्पर्श किए हुए, ध्यान रखना टच मत करा देना, नहीं तो चार्ज ही जीरो हो जाएगा इस पर। एक दूसरे के समीप बिना स्पर्श के रखी हों या रखे हों, चालक माने तो रखे हों तो इनका युग्म मतलब जोड़ा, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का युग्म संधारित्र कहलाता है। इन दोनों का युग्म संधारित्र कहलाता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। जब परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेशित चालक या प्लेट एक दूसरे के समीप बिना स्पर्श के रखे हैं तो इनका युग्म संधारित्र कहलाता है। तो इनका युग्म क्या कहलाता है, संधारित्र। संधारित्र की विशेषता यह होती है, यह सामान्य चालक से अधिक विद्युत ऊर्जा या फिर आवेश, विद्युत ऊर्जा या आवेश को एकत्रित कर लेता है। ये इसके बारे में हमने कुछ बातें यहां लिख दी। ठीक है, अब सुनो, अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये प्लस ये माइनस, दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न होगा। तो ये इनके बीच का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि हमने संधारित्र पढ़ लिया। संधारित्र क्या होता है कि परिमाण में समान, इस पर क्यू तो इस पर भी क्यू, इस पर प्लस तो इस पर माइनस, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे के पास रख दी जाए तो इनका जो युग्म है वो क्या कहलाता है, संधारित्र। यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है जिसकी वजह से ये जो युक्ति है या ये जो इंस्ट्रूमेंट है या ये जो डिवाइस है ये ज्यादा आवेश को या ज्यादा चार्ज को इकट्ठा कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, ऐसी क्या वजह है, जबकि सामान्य चालक ऐसा नहीं कर पाता। तो वो हम इसकी वर्किंग में पढ़ेंगे, यानी कि इसकी क्रियाविधि हम पढ़ेंगे, या सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। संधारित्र का सिद्धांत पढ़ते हैं हम कि संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो देखो, संधारित्र का सिद्धांत समझो। संधारित्र के सिद्धांत में दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज तो यह है कि जो संधारित्र है इसका फायदा क्या है, यानी कि एक्चुअल में इसका फायदा क्या है। धारिता बढ़ती है तो इस बात को सिद्ध करो, धारिता बढ़ती है। दूसरी चीज, सामान्य चालक से ज्यादा इसकी धारिता होती है, ये धारिता बढ़ने में आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि संधारित्र बनता किस तरीके से है, इसको बनाया कैसे जाता है। तो बनाने की प्रक्रिया तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ समझ लो, उसी से काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले यहां पे लिख दो, सर्वप्रथम हम एक प्लेट
P1 लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक प्लेट P1 लेते हैं जिसे कुचालक स्टैंड या फिर लिख दो, चलो कुचालक स्टैंड पर कस देते हैं। अब इसके अत्यंत निकट मतलब बहुत पास में दूसरी प्लेट P2 लाते हैं। दूसरी उदासीन प्लेट लिखो, दूसरी उदासीन प्लेट P2 लाते हैं। दूसरी उदासीन प्लेट P2 लाते हैं। अच्छा, इस चीज को चलो लिख देता हूं मैं। उदासीन प्लेट P2 लाते हैं जिसके बाह्य सिरे को या सतह को, जिसकी बाह्य सतह को भूसंपर्कित कर देते हैं। जिसकी बाह्य सतह को कैसा कर देते हैं? भूसंपर्कित। इससे फायदा क्या होगा वो समझो। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं कि सर्वप्रथम हम एक प्लेट P1 लेते हैं, तो पहले P1 प्लेट में ले लेता हूं। तो देखो, मैंने एक प्लेट ली P1, मैंने प्लेट ले ली P1, ये P1 प्लेट है। इस P1 प्लेट को मैंने Q आवेश दिया। कितना आवेश दिया? Q। इस आवेश की वजह से यहां पे विभव हो जाता है B। कितना विभव हो जाता है? B। तो इस समय इस प्लेट की धारिता, अच्छा बताओ, यहां पे जो प्लेट की धारिता है इसको मैं C से व्यक्त कर देता हूं। केवल सिंगल प्लेट की धारिता है। प्लेट की धारिता कितनी आ जाएगी? C बराबर Q अपॉन में B। अरे यही तो फॉर्मूला होता है। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। उदासीन प्लेट लाने पर, अभी तो प्लेट कुछ नहीं लाए, सिंगल प्लेट लिया। उदासीन प्लेट इसके पास में लाते हैं तो क्या होगा? ये एक प्लेट थी, एक प्लेट इसके पास में, जस्ट पास में, मतलब ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए वो आगे बताऊंगा। अभी जस्ट पास में होनी चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर चीज समझाऊंगा, ज्यादा दूर क्यों नहीं हो सकती। अगर मैं, हाँ, ये वाली तो कुचालक स्टैंड पे कसी है, मतलब इसका जमीन से कोई संबंध नहीं है। ये वाली, इसका इधर वाला जो सिरा है वो भूसंपर्कित है। वो कैसा है? भूसंपर्कित। चलो अभी बताता हूं। इस पे हम चार्ज देते हैं +Q। इस पे हमने आवेश दे दिया +Q आवेश दिया। जैसे ही +Q आवेश देंगे तो क्या होगा? ये प्लेट है P1 और ये प्लेट है P2, जो कि इसके पास में विद्युत प्रेरण की वजह से इसकी इस साइड में आ जाएगा माइनस चार्ज, और टोटल चार्ज इसके बराबर आएगा कितना? -Q। यहां जो टोटल चार्ज है वो तो है +Q और यहां -Q, और इधर क्या आ जाएगा? +Q। अब मैं इसकी बाहर वाली सतह को जैसे ही भूसंपर्कित करूंगा, इसकी मैं अर्थिंग कर दूंगा, तो अर्थिंग करते ही ये जो आवेश है +Q, ये पूरा का पूरा आवेश कहां चला जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा, जमीन में चला जाएगा। तो मेरे पास इस तरीके की 2 प्लेटें आ जाएंगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज पूरे पे। अब इस भूसंपर्कित प्लेट को हटा देंगे और इसके बगल में ही एक दूसरी प्लेट रखी है जिस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे +Q और इस पे -Q। नेगेटिव चार्ज ही क्यों आया? तो इसका जवाब मैं विद्युत प्रेरण चैप्टर नंबर 1 में दे चुका हूं। ठीक है, देखो, यहां से पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा जमीन में चला जाएगा, ये माइनस नहीं जाएगा। अब इसको हटा देंगे तो प्लस खत्म हो गया। अब इसको हटाते ये पूरे में फैल जाएगा, यहां पर आवेश आ जाएगा -Q। तो आवेश यहां पर 2 प्लेटें, एक P1 एक P2, ये P1 ये P2। एक चीज यहां पर ध्यान देना और ध्यान से इस चीज को समझना कि यहां पर 2 प्लेटें P1 P2, हमने आवेश को इकट्ठा किस पे किया है? हमने आवेश को इकट्ठा किया है सिर्फ P1 पे। इस चीज को दोबारा देख लो एक बार। पहले तो उदासीन प्लेट ली,
उसको हमने आवेश दिया, तो आवेश हम दोनों को देंगे या सिर्फ P1 को देंगे? हम सिर्फ किसको देंगे? P1 को। P2 पे आवेश कहां से आता है? प्रेरण की वजह से खुद ही आवेश आ जाता है, हम इसको आवेश नहीं देते। तो ध्यान रखना, हालांकि आवेश दोनों पे स्टोर हो रहा है, लेकिन हम किसको दे रहे हैं? हम सिर्फ P1 को आवेश दे रहे हैं, P2 को आवेश नहीं दे रहे, वो प्रेरण की वजह से अपने आप आ रहा है। तो इस बात को नोट कर लेना एक तो। अब दूसरी चीज आते हैं कि इसकी धारिता कितनी होगी। तो संधारित्र की धारिता निकालनी है। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता को मैं C डैश मान लेता हूं। संधारित्र की धारिता को मैं क्या मान लेता हूं? C डैश। केवल एक ही प्लेट थी तो इसकी धारिता थी C। अब ये दो प्लेट मिलके क्या बन गई है? संधारित्र, जिसकी धारिता मैंने क्या मान ली है? C डैश। कितनी मान ली? C डैश। एक्चुअल में धारिता अभी भी ये P1 की है, बट दूसरे चालक की उपस्थिति में P1 की धारिता है, और यहां पे खुद अकेला ही है। ध्यान करो, मैंने एक जगह यह भी बताया था कि दूसरा जो चालक है उसके कारण भी धारिता बदलती है। धारिता का मान आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन दूसरे चालक की उपस्थिति, एक आकार और एक है माध्यम की उपस्थिति, तीन चीजों पर निर्भर करता था। तो देखो यहां पे दूसरा कुछ नहीं हुआ, माध्यम कुछ चेंज नहीं किया, हमने बस एक आवेशित प्लेट के पास दूसरी आवेशित प्लेट ले आए हम। चलो ठीक है। अब यहां पे हम एक काम करते हैं, देखो यहां P1 की सतह पर विभव, यहां P1 की सतह पे विभव निकालते हैं। यहां पे P1 की सतह पे विभव कितना था? B, क्योंकि अकेला ही था, इसके पास कोई नहीं था। P1 की सतह पर विभव एक तो खुद P1 की वजह से होगा, और एक होगा किसकी वजह से? P2 की वजह से। तो यहां पे होगा V for P1 प्लस V for P2। तो P1 की सतह पे कुल विभव P1 के कारण भी होगा और P2 के कारण भी होगा। देखो P1 की वजह से विभव कितना? P1 की वजह से विभव कितना है? V, और P2 की वजह से विभव, माना हम इस चीज को मान लेते हैं, माना क्या मान लिया? देखो ये चीज हमें पता है, चूंकि VP1 बराबर B ऐसा हमने पहले मान लिया है, और VP2 बराबर मैं इसको V डैश मान लेता हूं, ऐसा मैंने माना। अच्छा, VP1 तो पॉजिटिव होगा, तो मैं इसको प्लस V लिखता हूं जिससे कि डाउट ना हो। लेकिन P2 प्लेट की वजह से जो विभव होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो इसका जवाब है नेगेटिव होगा भैया। यहां आएगा माइनस V डैश। तो इसमें रखो, तो यहां पे इसकी सतह पर, P1 की सतह पर विभव, P1 की सतह पर नेट विभव कह सकते हैं इसको, नेट विभव, चाहे तो यहां पर भी नेट लगा देना, नेट विभव। ठीक है, कितना आ जाएगा? VP1 प्लस VP2, P1 का मान, VP1 का मान V, और यहां पे माइनस V डैश, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा B। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा B। यानी कि ये दोनों के विभवों का अंतर हो गया, दोनों के विभवों का क्या हो गया? अंतर। यहां पे तो दूसरी प्लेट थी नहीं, यहां पे दोनों के विभवों का क्या आया है? अंतर। तो हम इसको विभवांतर कह सकते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में क्या आ गया? ये विभवांतर। बोलो क्या आया है? दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर। अच्छा एक चीज और, यहां पे दूसरी प्लेट नहीं है क्या? दूसरी प्लेट नहीं है, लेकिन क्या तुम मान सकते हो भाई केवल एक प्लेट है? अब तुम इसके लिए दूसरी प्लेट मान सकते हो क्या? बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन कहां पर? अनंत पर। कहां पर? अनंत पे हम दूसरी प्लेट मान सकते हैं नेगेटिव चार्ज। तो फिर अनंत पे मान सकते हैं, तो ये आंसर नहीं आएगा। यहां पे विभव की जगह विभवांतर आएगा, तो आने दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो भी देखो C बराबर Q अपॉन में V माइनस, अब नेगेटिव वाली प्लेट का, नेगेटिव वाली प्लेट अनंत पर है तो V अनंत, और जब V अनंत घटाएंगे तो Q अपॉन V माइनस 0, तो वही आ गया सेम। इसीलिए ध्यान रखना, दूसरी प्लेट पास में है तो वो उसकी वजह से विभव परिवर्तित होगा, और अनंत पर है तो विभव परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए विभवांतर की जगह पे एक प्लेट के लिए सिर्फ क्या काम में ले लिया जाता है? विभव। दो प्लेट है तो क्या आएगा? विभवांतर। क्लियर? चलो यहां मान लिखो, P की सतह पे कुल विभव कितना आया? डेल्टा V बराबर V माइनस V डैश। अब हम क्या निकालने हैं? ये निकाला जब केवल सिंगल प्लेट थी या एकल आवेश की धारिता C बराबर Q अपॉन V। अब निकाल रहे हैं संधारित्र की धारिता, तो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर
Q अपॉन में यहाँ पे विभवांतर डेल्टा V और मान कितना आ गया Q अपॉन में V माइनस V डैश, और ये वाला C नहीं है, C डैश है। इतना आंसर आया। इसको समीकरण 1 और इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब यहां से क्या रिजल्ट निकला, समीकरण 2 में 1 का भाग लगाओ, समीकरण 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो क्या आया, C डैश अपॉन में C बराबर C डैश का मान Q अपॉन में V माइनस V डैश अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में Q अपॉन में V, Q से कट गया Q और V पहुंच जाएगा ऊपर, V माइनस V डैश नीचे, तो एक्चुअल में बराबर में क्या आ जाएगा, V अपॉन में V माइनस V डैश। सही है। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से ये निकल के आया है C डैश अपॉन में C बराबर V अपॉन में V माइनस V डैश। मुझे एक बात बताओ, V और V माइनस V डैश में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो बेसिक सी बात है, इसमें से कुछ घट गया तो छोटा रह गया है। V इज ग्रेटर देन V माइनस V डैश, अतः यहां पे लिख सकते हो चूंकि V माइनस ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V माइनस V डैश, अतः V किसका अनुपात है, C डैश का, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा, अतः C डैश इज ग्रेटर देन C, C डैश इज ग्रेटर देन C। इसका मतलब C डैश किसकी धारिता है, संधारित्र की। तो देखो आवेश भी हमने उतना ही दिया, आवेश थोड़ी बदला है, आवेश तो दोनों में कांस्टेंट है, आवेश नहीं बदला, लेकिन एक प्लेट की धारिता कम होती है और दो प्लेटों के जो संयोग से जो संधारित्र बनता है उसकी धारिता एकल प्लेट की धारिता से कैसी होती है, अधिक। यही सिद्धांत है संधारित्र का। तो इसको एक बार नोट करो, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तुमको, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो ये है कि यहां हमने आवेश को तो बदला ही नहीं, फिर धारिता कैसे बढ़ गई। आवेश को नहीं बदला, आवेश को कांस्टेंट रखते हुए धारिता बदल सकती है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है इससे, फर्क ये पड़ता है कि दूसरी प्लेट आ जाती है। यहां पर पहले तो सिर्फ इसकी वजह से विभव था, सिर्फ इसकी वजह से विभव था, अब इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, और इसकी वजह से पॉजिटिव और इसकी वजह से नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव के मान को कम कर देता है, और विभव कम होगा, देखो विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। कब, अब देखो मैं कई चीजें एक साथ मिक्स करूंगा, तुम पहले एक बार इस चीज को नोट करो फिर समझाता हूं। इधर देखो मिटा रहा हूं मैं कुछ हिस्सा इसका, कई चीजें एक साथ बताऊंगा जिससे कि तुम्हारे दिमाग के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास, कम भ्रम ज्यादा है। देखो यहां पे एक्चुअली में क्या किया हमने, आवेश को चेंज नहीं किया है, आवेश में नो चेंज, लेकिन पोटेंशियल को हमने चेंज कर दिया। पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, चेंज, और चेंज करके घटाया कि बढ़ाया, इसको कम किया है हमने। इसको कम करने से ये कैसे बढ़ जाएगा, कभी तो मैं तुमसे ये कहता था, पिछली वाली वीडियो में तुमको खूब मैंने बार बार कहा था कि C बराबर होता है Q अपॉन B। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B, मतलब C का जो मान है ना वो किस पर निर्भर नहीं करता है, Q और B पर निर्भर नहीं करता है C, इस पर डिपेंड नहीं करता है। जब इस पर निर्भर ही नहीं करता तो इसको कम करने से ये कैसे बढ़ सकता है भाई, C का मान तो इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा, और जब इस पर निर्भर नहीं कर रहा तो फिर इसको बदलने से धारिता कैसे बदल रही है, ये सवाल खड़ा हो गया। मैंने ये बात कही थी कब, सिर्फ एकल चालक के लिए। क्यों, उसका कारण समझाता हूं। जब किसी एकल चालक को Q अपॉन B, C बराबर Q अपॉन B, अगर मैं 1 कूलम आवेश देता हूं, और मान के चलो जैसे 1 कूलम आवेश देता हूं और विभव है 2 वोल्ट, यदि आवेश को बढ़ा के 1 से 2 कर दूंगा तो विभव हो जाएगा 4, तो हमेशा 1/2 ही आएगा। इसको बढ़ा के 3 कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, हमेशा कट के 1/2 ही आएगा। तो C इज ऑलवेज, चाहे इसमें निकालो चाहे इसमें हर बार बराबर आ रहा है, तो C कांस्टेंट है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी कर दूं मैं कि भाई, कंडीशन ऐसी कर देता हूं देखो कि Q तो बदलेगा नहीं
और सिर्फ बी का मान घटता हुआ जाएगा, क्यू बदलेगा नहीं और बी का मान घटता हुआ जाएगा। अब इसका एक सिंपल, जैसे क्यू का मान के चलो 16 कूलम, ठीक है, पहले में स्टार्टिंग में विभव 16 है, तो V बराबर कितना आया, 1 क्या, 1 फैराड, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब वो कह रहा है कि आवेश को मत बदलना, आवेश तो अभी भी 16 ही है और विभव को घटा दो, विभव को मैंने 8 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2 फैराड। यदि विभव आवेश को 16 ही रहने दें और विभव को घटा के 4 कर दें तो 4 फैराड आ जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना, मैंने ये चीज तब बताई थी तुमको जब ये दोनों एक साथ चेंज होते तो C का मान नहीं बदलता है। मैंने तुमको ऐसा कभी नहीं बताया कि C को कांस्टेंट रखते हुए इसको बदलेंगे तो ये नहीं बदलेगा, ऐसा मैंने तुमको कभी भी नहीं बताया। क्यों, इसका क्या जवाब है, वो ये चीज थी। कैसे, देखो कि Q को कांस्टेंट रख के सिर्फ B को बदला जाए तो धारिता बदल जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन B। अगर मैं Q को कांस्टेंट मान लूं, अगर मैं Q को कांस्टेंट मान लूं तो C इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1 अपॉन B। इसका मतलब यह है कि विभव व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा धारिता के। अच्छा, विभव को कांस्टेंट मान ले, तो अगर हम विभव को कांस्टेंट मान लेंगे तो C इज प्रोपोर्शनल टू Q इज प्रोपोर्शनल टू C। लेकिन यहां पे Q को कांस्टेंट मान के किया है हमने और इस सिद्धांत का उपयोग करके ये निकाल लिया। तो इस प्रकार संधारित्र का जो सिद्धांत है, जहां तक मैंने अभी मिटाया था वहां तक कंप्लीट करने के बाद लास्ट में लिखें, अतः संधारित्र की धारिता एकल प्लेट या एकल चालक से अधिक होती है। संधारित्र में आवेश को नियत रखते हुए विभव को कम करके धारिता में वृद्धि की जाती है। ये यहां पे कंप्लीट होता है इसका सिद्धांत। अब आगे चलते हैं हम संधारित्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बिंदु यह है कि अगर नियत धारिता का संधारित्र है जिसकी धारिता कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, तो ऐसे बदलती का मतलब जिसकी धारिता किसी एक माध्यम में कांस्टेंट रहती है, मतलब हम बदले नहीं फिर भी बिना बदले नहीं बदलनी चाहिए, जब तक हम बदले नहीं तब तक नहीं बदले, ऐसा संधारित्र का सिंबल ये होता है, प्रतीक ये होता है। और ऐसा संधारित्र जिसकी धारिता बिना बदले अपने आप बदल जाती है तो उसका सिंबल ये वाला लिया जाता है, जिसमें संधारित्र पे तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पर भाई संधारित्र ऐसा ही तो होता है, 2 प्लेटें होती हैं और जिन पे वायर लगा देते हैं, वायर लगाने से इसको आवेश दिया जा सकता है, बैटरी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका सिंबल बना देते हैं, ये इसका ही छोटा रूप इसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है। ये तो हो गया इसका प्रतीक। अब कुछ दूसरी चीजें पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, अब दूसरा पॉइंट ये है कि देखो जो संधारित्र है ना उसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक तो प्लेट 1 एक प्लेट 2, प्लेट 1 प्लेट 2, P1 P2। इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और इस पर ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम क्या P2 को चार्ज देते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हम किसको चार्ज देते हैं, सिर्फ P1 को। हम जो भी चार्ज देंगे P1 को देंगे। तो आवेश को एकत्रित करने का काम कौन करती है, P1 या P2? आवेश को एकत्रित तो दोनों करती हैं, लेकिन हम जो आवेश दे रहे हैं उस आवेश को कलेक्ट कौन करता है, P1। तो पहली प्लेट का काम होता है आवेश को एकत्रित करना। चलो दूसरी प्लेट का काम क्या है भाई, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B। अगर विभव को कांस्टेंट माने, देखो जैसे जैसे इसको हम आवेश देते जाएंगे, विभव और आवेश के बीच में रिलेशन ही होता है कि जो V होता है ना प्रोपोर्शनल Q होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे हम आवेश देते जाएंगे, ये नहीं हो अगर आवेश देते जाएंगे तो आवेश देने पर विभव भी बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, और विभव बढ़ेगा तो धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन B। यानी कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये है कि इसकी धारिता घटेगी, इसकी धारिता क्या होगी, घटेगी। तो धारिता नहीं घटनी चाहिए, धारिता घट गई तो कम आवेश इसको ही ये ग्रहण कर पाएगा। तो सेकंड प्लेट क्या करती है, जो आवेश इसको दिया जा रहा है उस आवेश को, तो आवेश तो इसको मिलता रहेगा जिससे विभव भी बढ़ता रहेगा, इसका विभव पॉजिटिव बढ़ेगा।
लेकिन ये प्लेट इस पर ऋणात्मक विभव आरोपित करेगी, माइनस बी डैश आरोपित करती है, पता है ना। तो विभव बाद में रिजल्टेंट विभव इतना आता है बराबर डेल्टा बी। तो P1 प्लेट क्या करती है, आवेश को एकत्रित करती है, और P2 प्लेट क्या करती है, P1 के विभव को घटाने का काम करती है। तो ये लाइन लिख देना, P1 प्लेट आवेश को एकत्रित करती है। P1 प्लेट आवेश को क्या करती है, एकत्रित, तथा P2 प्लेट विभव को कम करती है, कम करने का कार्य करती है। या तो ऐसे कह लो विभव को कम करती है, या फिर ऐसे कह लो विभव को उदासीन करने का कार्य करती है। तो ये बात बहुत तो नोट करने वाली चीज थी, इस चीज को लिख लें, नहीं तो फिर तुम आगे कंफ्यूज ही रहोगे कि P1 का काम क्या है और P2 का काम क्या है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट ऐसा है कुछ, यदि कोई संधारित्र है, हमने ये पढ़ा है कि इस पे आवेश होता है प्लस क्यू और इस पे आवेश होता है माइनस क्यू, मतलब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश। अगर ऐसा ना हो कि कुछ और प्रकार से संधारित्र बनाया जाए, देखो कैसे, ऐसे भी बन सकता है कि इस पे आवेश प्लस क्यू और इस पे भी आवेश प्लस क्यू। माना कि मुझे ऐसा संधारित्र बनाना है जिसकी दोनों प्लेटों पे सेम सेम नेचर का चार्ज है, सेम प्रकृति का आवेश है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ कि भाई संधारित्र ऐसा है जिसपे यहाँ पे तो आवेश है प्लस का Q1 और यहाँ पर है माइनस का Q2। मतलब अब की बार ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन आवेश का परिमाण समान नहीं है, तो क्या होगा। तो देखो पहली स्थिति, ये तो संधारित्र है ही है और इससे वास्तव में धारिता बढ़ जाती है, सामने प्रूफ भी कर दिया। बट ऐसा करने से क्या धारिता बढ़ेगी या घटेगी, सोचो। केवल एक प्लेट है, इसका पॉजिटिव विभव होता है, अगर दूसरी प्लेट पे चार्ज हम पॉजिटिव ले लेते हैं, कैसे भी कोई भी तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो इस पे जो विभव आया है और इसका विभव दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर इसका विभव V है, इसका V डैश है, तो अब की बार नेट विभव क्या हो जाएगा, V प्लस V डैश। तो मुझे बताओ विभव घटा के बढ़ा, विभव बढ़ गया और विभव बढ़ा तो धारिता C बराबर Q अपॉन में V प्लस V डैश। तो पहले धारिता, एकल प्लेट की धारिता ज्यादा होगी, लेकिन दो प्लेटों को समान आवेशित कर दिया तो धारिता और भी घट जाएगी। और जिस काम के लिए संधारित्र को बना रहे हैं वो काम ही बिगड़ गया, तो फिर काय का संधारित्र है, इसलिए ऐसा हम नहीं कर सकते। अब आते हैं इस वाले पे, देखो ऐसा नहीं है कि इसकी धारिता नहीं होगी, धारिता होगी, लेकिन कैसी होगी, कम। इधर आते हैं, इधर ये है कि आवेश समान नहीं है, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो है। तो फिर इस संधारित्र, इसको हम संधारित्र कहें ना कहें, देखो ना तो हम इसको संधारित्र कह सकते हैं और ना ही इसको संधारित्र कह सकते हैं। धारिता इसकी भी होगी और धारिता इसकी भी होगी, लेकिन संधारित्र तो केवल ये वाला है। तो संधारित्र की जो डेफिनेशन है वो यही है कि परिमाण में समान आवेश होना चाहिए, प्रकृति में विपरीत होना चाहिए, तो वो संधारित्र है, अदरवाइज वो संधारित्र नहीं है। हाँ, ऐसे सिस्टम की धारिता जरूर होती है, चाहे कम हो ज्यादा हमको उससे मतलब नहीं है, धारिता होती है, लेकिन संधारित्र इनको नहीं कहेंगे। तो अगला पॉइंट तीसरा यही है, यदि P1 व P2 पर परिमाण में समान विपरीत आवेश ना हो तो इस निकाय की धारिता होगी, परंतु इसे संधारित्र नहीं कहेंगे। परंतु इसे क्या नहीं कहेंगे, संधारित्र। तो इसकी धारिता तो हो सकती है, लेकिन हम इसको क्या नहीं कह सकते, संधारित्र। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कुछ ऐसे है, और ये पॉइंट मैं तुमको बता चुका हूं, फिर भी एक जगह इनको, जो फैले पड़े पॉइंट्स, इनको एक जगह पे इकट्ठा करके बता रहा हूं, तो इसमें लिखवाना पड़ेगा मुझे। अगला पॉइंट ये है कि यदि या एकल प्लेट को भी
संधारित्र मान सकते हैं, एकल प्लेट को भी संधारित्र मान सकते हैं, जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर मानी जाएगी, अनंत पर मानी जाएगी। मतलब एकल प्लेट है ये, मैं इसको सिंगल प्लेट वाला संधारित्र भी मान सकता हूं, लेकिन इसकी दूसरी प्लेट इसके पास में नहीं है। दूसरी प्लेट कहां पर है? इसकी अनंत पर। नेगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज। मान सकते हैं इसको संधारित्र, बट इसकी दूसरी प्लेट अनंत पर माननी पड़ेगी हमको। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, बट कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जो कि इस तरीके से हमको सॉल्व करने पर। यहां पर इनके बीच का विभवांतर कितना आएगा? डेल्टा वी बराबर, इसके कारण विभव बी और इसके कारण कितना होगा? 0। डेल्टा वी बराबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर धारिता नहीं बदलती है इसकी वजह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट, और वो है चार्जिंग, संधारित्र की चार्जिंग। देखो 5वां पॉइंट है, इसमें एक छोटी सी हेडिंग है, संधारित्र का आवेशन। संधारित्र का आवेशन, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र को कैसे चार्ज करेंगे, कैसे आवेशित करेंगे? तो देखो ये संधारित्र है, इस संधारित्र को सबसे पहले बैटरी से जोड़ेंगे। ये बैटरी से जोड़ दिया। संधारित्र और बैटरी के सिंबल में अंतर होता है, प्लस वाला टर्मिनल बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा। संधारित्र के दोनों सेम। जिसको प्लस से जोड़ेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसको माइनस से जोड़ेंगे उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब एक यहां पे एमीटर लगा देते हैं जो कि करंट को मेजर कर सके। तो हम क्या देखेंगे? एक स्विच लगा दो, चलो एक कुंजी लगा देता हूं मैं यहां। ये कुंजी है के। प्रारंभ में कुंजी को हटा रखा है। जैसे ही मैं कुंजी को लगाऊंगा तुरंत परिपथ में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। और धारा प्रवाहित क्यों होगी? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे, किधर से किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ध्यान रखना। यहां प्लस क्यों आया? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना, कभी भी किसी भी तार में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं घूमता है। तार में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही घूम सकते हैं। तो इस प्लेट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ना, अभी मैं सोच लेता हूं कि यहां कोई आवेश नहीं है, लेकिन इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन तो है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये इसको आवेशित किया, अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंच गया। यहां पे जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ये खींचता जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस साइड में, और इस पे कौन सा चार्ज आता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पे नेगेटिव कैसे आया? देखो यहां नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, यहां पहुंचेंगे, यहां से घूमते हुए इस उदासीन टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे, और उदासीन टर्मिनल पे पहुंचने के बाद यहां आ जाएंगे और इस पे आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज और इस पे आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर से आए और इधर घूमते हुए नेगेटिव प्लेट पे पहुंच जाएंगे। अब एक छोटी सी चीज, क्या ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी? ऐसा हमेशा होता रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। स्टार्टिंग में यहां पे कोई आवेश नहीं होगा। जब यहां पे कोई आवेश नहीं होगा, ध्यान देना इस चीज पे, कोई आवेश यहां पे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब चल के आएगा यहां से तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा, अपने आप आ जाएगा, आ गया, इस जगह बैठ गया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान देना, दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, उसका विरोध करेगा। चलो फिर भी पहुंच गया, वो बैटरी ने उस पर पावर लगाई, पहुंच गया। अब तीसरा आएगा तो ये 2 विरोध करेंगे, ये भी चलो पहुंच गया। चौथा आएगा तो उसका 3 विरोध करेंगे, 5वां आएगा तो उसका 4 विरोध करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि बैटरी का विभव इन दोनों के, बैटरी का जो विभवांतर है वो इन दोनों के बीच में विभवांतर के समान नहीं हो जाएगा। जब इसका विभवांतर बैटरी के बराबर हो जाएगा तो इसमें धारा बहना हो जाएगी बंद। तो जब इसको परिपथ से जोड़ते हैं तो प्रारंभ में तेजी से धारा बहती है, क्योंकि यहां पे कोई आवेश नहीं है, नया आवेश जाने में कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो प्रारंभ में परिपथ में तेजी से धारा प्रवाहित होती है, फिर धारा का मान घटते हुए धीरे धीरे कुछ समय बाद शून्य हो जाता है, धारा बहना बंद हो जाती है। यह प्रक्रिया है पूरी। अब यदि मान के चलो
अत्यधिक शक्तिशाली बैटरी अगर लगा दी जाए, अत्यधिक शक्तिशाली क्यों कह रहा हूं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गई भाई साहब अत्यधिक का मतलब, अगर मैं यहां पे अत्यधिक शक्तिशाली बैटरी लगा दूं जिसका वोल्टेज बहुत ही ज्यादा है, बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, प्लस माइनस, इस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, कम वोल्टेज की बैटरी कम चार्ज दे पाएगी, ज्यादा वोल्टेज की ज्यादा देगी, तो यहां पे चार्ज बढ़ता 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 बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बीच का विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और दोनों के बीच का जब विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ते बढ़ते जब 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा तो इसके बाद में शुरू होगा विसर्जन, इसके बाद में क्या शुरू होगा, विसर्जन, इसके बाद में विसर्जन शुरू हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेट को छोड़कर वायु में लीक हो जाएंगे, विसर्जित हो जाएंगे, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ जाएंगे और यहां आने के बाद ये सभी इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्यों इसको आकर्षित करेगा, इधर भाग जाएंगे इस तरीके से, और यहां से बहते हुए यहां 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 ऐसे लगातार धारा बहती रहेगी। क्या यहां पे धारा बहना बंद होगी, तो इसका जवाब है नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन वायु में लीक हो रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इनके बीच का बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो ये चीज थी। संधारित्र के आवेशन में लिख लेना, क्या लिखोगे, जब संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्रारंभ में, अभी मैं एक साथ बोल रहा हूं, तुम धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक के लिख लेना। जब संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्रारंभ में परिपथ में तेजी से धारा प्रवाहित होती है, कुछ समय पश्चात धारा का मान घटते हुए कुछ समय पश्चात धारा का मान शून्य हो जाता है। तो कुछ समय पश्चात धारा का मान कम होने लगता है, अंततः इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कब धारा का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के समान ना हो जाए। बैटरी का विभवांतर और प्लेटों के बीच विभवांतर समान होने पर धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, इस तरीके से। अब नोट डाल के फिर ये चीज लिखना, इसको नोट करके लिखना लास्ट में, यदि अत्यधिक शक्तिशाली या उच्च वोल्ट उच्च विभव की बैटरी या उच्च विभवांतर की बैटरी से संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। इतने विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संधारित्र की प्लेट से विसर्जित होकर वायु में लीक हो जाएंगे, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह बंद नहीं होगा। आज की वीडियो में यहीं तक। हम मिलते हैं कल वीडियो लेक्चर नंबर 3 के साथ, और उस लेक्चर में हम जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता। साथ साथ में समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर हम परावैद्युत भर दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो।